हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल उजाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे आज का जो शेड्यूल पेपर है भाटिया आश्रम पटवारी बैच का, ओल्ड बैच का, जो आज 27 दिसंबर है। आज का जो शेड्यूल पेपर हुआ था, आज उस शेड्यूल पेपर के बारे में हम बात करेंगे। और कल वाला पेपर का लेवल भी अच्छा था, काफ़ी लोगों की कमेंट आई थी जिसने बताया था कि लेवल अच्छा है, 20 से भी कम सही हो रहे हैं और कुछ के 45 से प्लस सही हो रहे थे। बहुत अच्छी बात है, उनके इतने ज़्यादा सही हो रहे हैं। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। चलो बात करते हैं आज प्रश्न नंबर 1 पर। जोधपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की है? जैसा कि हमने आज सुबह शेड्यूल में बताया था कि आज इस जोधपुर जिला दर्शन और जो हमने शेड्यूल बताया था, आज जिस शेड्यूल का टेस्ट हो रहा है जिसमें जोधपुर नागौर जिला दर्शन आएगा और साथ में और भी जो प्रजामंडल आंदोलन है वो भी आएंगे। तो चलो बात करते हैं, जोधपुर शहर की स्थापना किसने की? जल्दी से आंसर दीजिए। तो जोधपुर शहर की स्थापना की थी राव जोधा ने 1459 ईस्वी में। तो जोधपुर दुर्ग की स्थापना की थी राव जोधा ने 1459 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2 पे बात करते हैं, किस पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग या जोधपुर दुर्ग बनाया गया है? देखिए, जोधपुर का दूसरा नाम है सूर्य नगरी भी कहते हैं, जोधपुर को सन सिटी भी कहते हैं, ब्लू सिटी भी जोधपुर को ही कहते हैं। और थार का मरुस्थल, जो थार मरुस्थल है उसका प्रवेश द्वार भी जोधपुर को कहते हैं। और मारवाड़ की राजधानी है उसको भी जोधपुर को ही कहते हैं। तो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो वो बना हुआ है चिड़िया टोंग की पहाड़ी। चिड़िया टोंग की पहाड़ी पर जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़िया टोंग की पहाड़ी पर बना हुआ है। और यह इस दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था 1459 ईस्वी में। जब जोधपुर बसाया था तो इसी दुर्ग की नींव रखी थी, तब से जोधपुर बसाया है। और इस किले में राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता एवं गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता का मंदिर भी है। राठौड़ों की कुल देवी तो है नागनेची माता, व गुर्जर प्रतिहारों की जो कुल देवी है वो है चामुंडा माता का मंदिर भी इस दुर्ग में स्थित है। चलो प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? इसका जल्दी से आंसर दीजिए। इसका निर्माण हुआ था 1899 में और ये सफ़ेद संगमरमर से बना है, इसलिए इसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। 1899 में इसका निर्माण हुआ था। तो इस राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा को। जो जोधपुर का मेहरानगढ़ के पीछे जो जसवंत थड़ा स्थित है उसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। उसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने 1899 ईस्वी में करवाया था, अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। प्रश्न नंबर 4 है, उम्मेद भवन के वास्तुविद कौन थे? उम्मेद भवन के वास्तुविद कौन थे? तो उन जो उम्मेद भवन बनाया था महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा उम्मेद भवन बनवाया गया था, जिसको चित्र पैलेस भी कहते हैं। वो अकाल रात कार्य के दौरान 1929 से 40 के मध्य इनका निर्माण हुआ था। अकाल रात कार्य के दौरान महाराजा उस समय उम्मेद सिंह थे, उन्होंने बनवाया था, इसलिए उसको उम्मेद भवन या चित्र पैलेस भी कहते हैं। इसमें घड़ियों का संग्रहालय भी है। तो उम्मेद भवन के वास्तुविद कौन है? तो इसका वास्तुविद है विद्याधर भट्टाचार्य व सर सैमुअल जैकब। इसके वास्तुकार है विद्याधर भट्टाचार्य व सैमुअल जैकब है इसके वास्तुकार हैं। और प्रश्न नंबर 5 पे बात करते हैं, राजस्थान में स्थित भव्य महल जो देश का पहला हेरिटेज होटल है। राजस्थान में स्थित भव्य महल है जो देश का पहला हेरिटेज होटल है। 5 का जल्दी से आंसर दीजिए। कौन सा महल है जो हेरिटेज होटल है? तो यह महल है वो उम्मेद भवन के जस्ट पास में स्थित है। उम्मेद भवन के जस्ट ये उम्मेद भवन है और इसके जस्ट पास में ये हेरिटेज होटल है वो स्थित है। तो इसका सही नाम है अजीत भवन। अजीत भवन है वो एक हेरिटेज होटल है जो देश का पहला हेरिटेज होटल है। प्रश्न नंबर 6 है, मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी कौन सी थी? मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी कौन सी थी? तो इसका प्रश्न नंबर 6 का जल्दी से आंसर दीजिए। मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी अर्थात जोधपुर से पहले कौन सी राजधानी थी मारवाड़ नरेशों की?
तो इसमें जो सही आंसर है वो है मंडोर। हमारे जो पटवारी का जो नए वाला सिलेबस है उसमें एक अंतिम लास्ट टॉपिक है प्रमुख व्यक्तित्व, और उससे एक ऊपर टॉपिक है पर्यटन स्थल। जो पर्यटन स्थल टॉपिक है उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंडोर है जो पर्यटन स्थल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मंडोर है जो मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी है, और इसका पुराना नाम मांडव्यपुर या मांडवपुर है। और यहाँ पर जोधपुर के जो शासकों की छतरियाँ है वो मंडोर में बनी हुई है। यहाँ पे एक थंबा महल जिसको प्रहरी मीनार भी कहते हैं, 3 मंजिला है एक थंबा महल, जिसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था और जिसको प्रहरी मीनार भी कहते हैं। और यहाँ पर हॉल ऑफ हीरोज भी मंडोर में है। हॉल ऑफ हीरोज है वो मंडोर में है, जिसमें से एक चट्टान में से 16 मूर्तियाँ बनाई गई है। और यहाँ पर इसी जो मंडोर के अंदर एक चट्टान को काटकर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है वो महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाई गई थी। तो ये यहाँ की महत्वपूर्ण बातें हैं मंडोर की। अब प्रश्न नंबर 7 पे बात करते हैं ओसिया। ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो ओसिया है, ओसिया भी एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो इसके बारे में भी अगर पर्यटन स्थल के टॉपिक में बात करेंगे तो उसमें भी यह पे महत्वपूर्ण होगा उस दृष्टि से भी। तो इसका 7वें का सही आंसर दीजिए, ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया है? ओसिया में बहुत सारे मंदिर है, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, सच्चाई माता का मंदिर, बहुत सारे मंदिर है। और यहाँ ओसिया का पुराना नाम है उपकेश पटन। ओसिया को पुराना नाम उपकेश पटन है। ओसिया को पहले प्राचीन समय में उपकेश पटन के नाम से भी जाना जाता था जैन ग्रंथों में। तो ओसिया के जो निर्माण शैली है वो है महामारू। महामारू शैली के मंदिर स्थापत्य कला की कौन सी शैली है? महामारू शैली की। और जो पंचायतन शैली है, पंचायतन शैली वो भी ओसिया में है। पंचायतन शैली का सर्वप्रथम जो मंदिर मिला था वो राजस्थान के ओसिया का हरिहर मंदिर है, जो वो पंचायतन शैली का सर्वप्रथम मंदिर है। और प्रश्न नंबर 8 है कोणार्क। राजस्थान का कोणार्क या राजस्थान का ब्लैक पगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो राजस्थान का कोणार्क और राजस्थान का ब्लैक पगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? ये ओसिया है जो प्रतिहार कालीन के जो काल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है वो है ओसिया का सूर्य मंदिर है। ओसिया का जो सूर्य मंदिर है उसको राजस्थान का कोणार्क या राजस्थान का ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है राजस्थान का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? राजस्थान का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? प्रश्न नंबर 9 जल्दी से बताइए। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर सही है फलोदी। फलोदी है जो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थल है। प्रश्न नंबर 10 है कृष्ण मृग व अन्य वन्य जीवों की शरण स्थली माचे सफारी पार्क किस झील पर स्थित है? किस झील पर स्थित है? कृष्ण मृग व अन्य वन्य जीवों की जो शरण स्थली है वो माचे सफारी पार्क की किस झील पर स्थित है? तो उस झील का नाम बताना है जो माचे सफारी पार्क जिस झील के किनारे स्थित है। देखो माचे सफारी पार्क है वो कृष्ण मृग एवं अन्य जीवों की शरण स्थली है। यहाँ पर 20 जनवरी 2016 को 20 जनवरी 2016 को 20 जनवरी 2016 को माचिया बायोलॉजिकल पार्क है भाई, ये एक बायोलॉजिकल पार्क है, इसका उद्घाटन किया गया था 20 जनवरी 2016 को। तो ये कायलाना झील के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर होगा कायलाना झील। तो ये कायलाना झील के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 11 है प्राचीन समय में राजस्थान में स्थित करौली जिले को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन समय में राजस्थान में स्थित करौली जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो करौली जिला है वो राजस्थान का 32वां जिला बना था। पहले करौली रियासत थी, उसके बाद में राजस्थान का 32वां जिला बना था जो सवाई माधोपुर से अलग हुआ था। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है करौली जिला 32वां जिला किस जिले से अलग हुआ था? तो हुआ था सवाई माधोपुर जिले से। कब बना था? अगर इसकी डेट पूछे तो वो इसका सही आंसर होगा 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997 को ये 32वां जिला बना था राजस्थान का करौली। तो करौली का जो प्राचीन समय में करौली को नाम किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर है कल्याणपुरी। कल्याणपुरी या गोपाल पाल या डांग सतर भी इसी के अंदर आता है। प्रश्न नंबर 12 है कैला देवी को किस राजवंश की कुल देवी के रूप में जाना जाता है? कैला देवी है वो किस राजवंश की कुल देवी थी?
तो कैला देवी है वो करौली की, और इसका मंदिर है वो त्रिकूट पर्वत पर है। त्रिकूट पर्वत पर है पहली बात तो। अगर त्रिकूट पर्वत का पूछे तो कैला देवी का मंदिर है करौली में त्रिकूट पर्वत पर। फिर यदि किस नदी के किनारे पूछे तो इसका सही आंसर होगा कालीसील नदी के किनारे पर। तो कैला देवी का मंदिर है वो त्रिकूट पर्वत पर कालीशील नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है वे यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है, यादवों की, या फिर यदुवंशी यदुवंशी की कुल देवी है कैला देवी। और यहाँ पर जो लांगुरिया गीत है वो यहाँ का प्रसिद्ध है। और भक्त बोहरा की छतरी भी कैला देवी मंदिर के एकदम सामने है। और यहीं पर इसी मंदिर के पास में करौली के अंदर अंजनी माता का मंदिर है, जो भारत का एकमात्र मंदिर, यहाँ पर एकमात्र ऐसी मूर्ति है जो हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई है। प्रश्न नंबर 13, तिमनगढ़ दुर्ग के दक्षिण पश्चिम दिशा, जैसे ये राजस्थान है या ये दुर्ग है, उसकी ये दक्षिण और ये पश्चिम, इस दिशा में और बने मुख्य द्वार तथा उत्तर पूर्व दिशा में बने मुख्य द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो एक तो दक्षिण पश्चिम दिशा में बने मुख्य द्वार, एक उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में बने मुख्य द्वार का क्या नाम था? कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं? तिमनगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। तो तिमनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था 1048 ईस्वी में। 1040 ईस्वी में यादवों का स्थापना की थी विजयपाल ने करौली में। 1040 ईस्वी में विजयपाल ने करौली में यादव वंश के शासन की स्थापना की थी। और उसके बाद में विजयपाल का भाई था जिसने 1048 में तिमनगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी। उसका भैया का नाम था तिमनपाल था, जिसने तिमनगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी 1048 में। और इसी दुर्ग के जो दक्षिण पश्चिम दिशा में जो मुख्य द्वार है, इसका सही आंसर है जगनपौर, और तथा उत्तर पूर्व में जो है वह सूरजपौर। तो इसका सही आंसर होगा जगनपौर। एक तो हो गया जगनपौर और एक हो गया सूरजपौर। ये दो मुख्य द्वारों के नाम है, जगनपौर व सूरजपौर। प्रश्न नंबर 14, कोटा जिला किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखो, तिमनगढ़ दुर्ग के अंदर एक महत्वपूर्ण बात है, ननंद भोजई के कूपों को, इस दुर्ग के जो 3 कूप है ननंद भोजई के कूपों के नाम से जाना जाता है। तो ये ऐसा अगर पूछ ले कि ननंद भोजई के कूप कहाँ पर स्थित है, ये किस दुर्ग के अंदर स्थित है, तो वो तिमनगढ़ दुर्ग करौली में है, ननंद भोजई के कूप पे। और मंडरायल किला है वो भी करौली में है। ऊंटगिरी का दुर्ग है वो भी करौली में है। तो मंडरायल किला, ऊंटगिरी का दुर्ग और तिमनगढ़ दुर्ग है, सब करौली में। और प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है चंबल। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा जिला चंबल नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 15 है, कोटा में दशहरा मेला का आयोजन की परंपरा किसने शुरू की थी? कोटा में दशहरा मेला के आयोजन की परंपरा किसने शुरू की थी? इसका जल्दी से आंसर दीजिए 15 का। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है कोटा के जो प्रथम हाड़ा शासक थे, प्रथम हाड़ा शासक माधो सिंह था, जिसने दशहरा मेला की परंपरा का आयोजन करना शुरू किया था। और दशहरा मेला कब चलता था? आश्विन शुक्ला दशमी को। आश्विन शुक्ला दशमी को। राज्य का प्रथम यातायात पार्क कहाँ है? राज्य का प्रथम यातायात पार्क कहाँ है? इसका जल्दी से आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 16, राज्य का प्रथम यातायात पार्क। एक प्रश्न भी कोटा से पूछा जाता है कि नाहन कहाँ का प्रसिद्ध है, या नाहन क्या है? ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाता है तो नाहन है जो सांगोद कोटा का प्रसिद्ध है। और नाहन में वहाँ पे जो क्षेत्र था वहाँ पे पहले से जो जादू टोने या जादूगिरी का कंपटीशन चलता था। वहाँ पे एक जादूगरनी थी कलकत्ता की, बंगाली जो मशहूर जादूगरनी थी भानुमति, वो 1 सेकंड में आदमी को मोम की मक्खी बना देती थी। जादूगरनी का नाम था भानुमति, बंगाली थी। वो 1 सेकंड में आदमी को मोम की मक्खी बना देती थी। वो भी नाहन में जब सांगोद में आई थी, कंपटीशन में जादूगरनी थी वो, तो सांगोद में आई थी। सांगोद के जादूगर इतने खतरनाक थे कि उसने उसी भानुमति को भी हरा दिया, जो 1 सेकंड में किसी इंसान को मोम की मक्खी बना देती थी। तब से उसकी याद में ये नाहन मनाया जाता है सांगोद में, सांगोद कोटा में। ये प्रसिद्ध सवाल है, पूछा जाता है। और तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है वो है यातायात पार्क कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। यातायात प्रशिक्षण जो केंद्र है या यातायात प्रशिक्षण पार्क भी बोलते हैं इसको, वो कोटा में। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में।
और प्रश्न नंबर 17 है, मुकुंदरा गांव में अबिली मीना के महल का निर्माण कोटा के किस शासक ने करवाया था? तो मुकुंदरा गांव में अबिली मीना का महल का निर्माण कोटा के किस शासक ने करवाया? 15 का जल्दी से आंसर दीजिए। जो अबिली मीना का महल है वो मुकुंदरा गांव में है और यह रामगंज मंडी तहसील में पड़ती है। इसका निर्माण करवाया था, सही आंसर है मुकुंद सिंह हाड़ा ने। कोटा के जो शासक है मुकुंद सिंह हाड़ा ने करवाया था। ये उसकी पासवान थी अबिली मीना, तो उसकी याद में करवाया था, उसके लिए करवाया था। और कोटा में अगर बात करें महत्वपूर्ण बातें, तो कोटा में पूछा जाता है नहर खां की मीनार। नहर खां की मीनार कहाँ स्थित है? या पूछा जाता है कैसर खान है वो डोकर खान की कब्र है। या पूछा जाता है तिपटिया व आलनिया, जो तिपटिया व आलनिया जो वहाँ की जो 50,000 वर्ष पुरानी रॉक फास्फोर्ट पेंटिंग्स है, 50,000 वर्ष पुरानी रॉक पेंटिंग्स है, वो तिपटिया व आलनिया की कोटा में प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। बाकी प्रश्न नंबर 18 पे बात करते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व नागौर किस रियासत का हिस्सा था? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व नागौर किस रियासत का हिस्सा था? जल्दी से प्रश्न नंबर 18 का आंसर दीजिए। नागौर में बहुत सारी चीज़ें, फेमस चीज़ें भी है जो एग्जाम में पूछने लायक है, जैसे चार भुजनाथ का मेला या मंदिर कहाँ पर है, दधी माता का मेला या मंदिर कहाँ पर लगता है, हरिराम जी जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तारकिन का उर्स कहाँ पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है नागौर, जो मारवाड़ रियासत या जोधपुर रियासत का हिस्सा था। मारवाड़ या जोधपुर रियासत का हिस्सा था। अब प्रश्न नंबर 19 पे बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 है, नागौर में कौन सी धातु सर्वाधिक पाई जाती है? नागौर में कौन सी धातु है जो सर्वाधिक पाई जाती है? अगर धातु की बात करें तो टंगस्टन होगी, और अधातु की बात करें तो होगा जिप्सम होगा। इसका सही आंसर होगा टंगस्टन या जिप्सम, दोनों कुछ भी हो। धातु है टंगस्टन और अधातु है जिप्सम। प्रश्न नंबर 20, नागौर में खारे पानी की 2 झीलें कौन सी है? नागौर में खारे पानी की जो 2 झीलें हैं वे कौन सी झीलें हैं? तो इसका जल्दी से आंसर बताइए। खारे पानी की 2 झीलें के बारे में बात की है उसने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20वें का। एक तो हो गई डीडवाना और एक हो गई कुचामन। एक कुचामन और डीडवाना 2 झीलें हैं जो नागौर के खारे पानी की झीलें हैं। पचभद्रा झील है जो लक्ष्य जो जिला दर्शन में नाम दे रखा है वो बाड़मेर की है। प्रश्न नंबर 21 है, नागौर के 4 भुजानाथ या मेड़ता मंदिर की स्थापना किस शासक ने की है? 4 भुजानाथ या मेड़ता का जो मंदिर है, 4 भुजानाथ मेड़ता मंदिर है जिसको मीराबाई का मंदिर भी बोलते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी, किस शासक ने की थी? यहाँ पर मीराबाई, तुलसीदास व संत रैदास की मूर्तियां भी है, प्रतिमाएं भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है राव दुद्धा। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है वो राव दुद्धा ने इसका निर्माण किया था, इसकी स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 22 है, सन्यासियों का सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों का सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न नंबर 22 जल्दी से बताइए। सन्यासियों का सुल्तान। तो इसका जो सही आंसर है, प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है ये सूफियों की जो चिश्ती शाखा थी, सूफियों की जो चिश्ती शाखा, उसके संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी है जिसको सुल्तान तारकिन की दरगाह है यहाँ पर, उसी को सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं या तारकिन का उर्स भी कहते हैं। वो यहीं पे बढ़ता है, जो अजमेर के बाद में दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। प्रश्न नंबर 23 है, वह स्थान जहाँ मीराबाई का जीवन बीता था कौन सा है? वह स्थान जहाँ मीराबाई का जीवन बीता था। जल्दी से आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 23 का। मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की पाली में, कुड़की पाली जैतारण के पास पड़ता पाली में, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो वह स्थान जहाँ मीराबाई का जीवन बीता था कौन सा स्थान था? तो इसका 23वें का सही आंसर है मेड़ता। मेड़ता है जो नागौर जिले का मेड़ता सिटी क्षेत्र है, वहाँ पर मीराबाई का जीवन बीता था। मेड़ता का दूसरा नाम मेड़ंतक है या मेड़तापुर है या मेदिनीपुर भी कहते हैं, और इसका निर्माण राव दुद्धा द्वारा 15वीं शताब्दी में किया गया था। यहाँ पर मीराबाई का मंदिर है जो
बहुत ही दर्शनीय है। और मीराबाई का महल भी यहाँ पर है। यहाँ पर मेड़ता से 2 किलोमीटर दूर डांगावास है, वहाँ पर डांगा का युद्ध हुआ था। और यहाँ पर ही डागलाई तालाब भी स्थित है। और इसी पर महाराजा जो सिंधिया के, जो डांगा के युद्ध में महाराजा सिंधिया की तरफ से जो फ्रांसीसी आया था, जो सेनापति था फ्रांसीसी, और डी बोरबोन आया था, वहाँ की उसकी कब्र भी, उसकी मृत्यु यहाँ हो गई थी तो उसकी कब्र भी यहीं है। प्रश्न नंबर है 24। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ नागौर में कब किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ है वो नागौर में कब किया गया था? तो प्रश्न नंबर इसका जल्दी से बताइए आंसर। प्रश्न नंबर 24 का पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ नागौर में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। डेगाना तहसील के बगदरी गांव में, डेगाना के बगदरी गांव में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रश्न नंबर 25 है, नागौर जिले के किस स्थानों पर हजारों की संख्या में काले हिरण व चिंकारा हिरण पाए जाते हैं? वे आखेट निषेध क्षेत्र है। नागौर जिले का आखेट निषेध क्षेत्र की बात कर रहा है। तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका, कौन सा है? प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर है रोड टू। रोड टू है वो इसका आखेट निषेध क्षेत्र है। और प्रश्न नंबर 26 है, भारत सरकार ने नागौर के किस किसान नेता पर डाक टिकट जारी किया था? किस किसान नेता पर डाक टिकट जारी किया था भारत सरकार ने? उसके साथ में एक मीराबाई का भी किया गया था, मीराबाई, संत शिरोमणि मीराबाई, और ये किसान नेता थे जिन पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो वो कौन से किसान नेता थे? जल्दी से आंसर बताइए। जिनकी याद में पशु मेला भी लगता है। तो आप मेड़ता में अभी जिनकी याद में पशु मेला कौन सा है? तो इसका जो वो किसान नेता थे बलदेव राम मिर्दा। जो बलदेव राम मिर्दा है वो किसान नेता थे जिनको और मीराबाई के नाम पर टिकट जारी किया गया था, डाक टिकट। नागौर का कौन सा कस्बा संगमरमर की खानों के लिए प्रसिद्ध है? नागौर का कौन सा कस्बा संगमरमर की खानों के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर दीजिए। नागौर के मालपुए और फिनी भी प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और कुचामन में है जो गोंद के पापड़ भी प्रसिद्ध है। और मारोट एक जगह का नाम है नागौर में, मारोट। और कुचामन, वहाँ पर गोल्डन पेंटिंग का काम होता है, वो बहुत ही फेमस काम है, गोल्डन पेंटिंग का काम होता है मारोट और कुचामन में, नागौर में। और नागौर में आप सभी ने सुना है कि दरिया, टांकला गांव की दरिया वो भी प्रसिद्ध है। और ताउसर की मेथी, टांकला गांव की दरिया, ये सब फेमस है। तो मकराना कहाँ का जो संगमरमर की खान है वो कहाँ पे प्रसिद्ध है? मकराना। इसका सही आंसर होगा मकराना। प्रश्न नंबर 28, देवता तेजाजी की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो तेजाजी की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए। नागौर का कौन सा गांव बकरियों के लिए जाना जाता है? ये एक सवाल बताइए, नागौर का कौन सा गांव बकरियों के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो नागौर का जो वरुण गांव है वो बकरियों के लिए जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 28 है, लोक देवता तेजाजी की जन्मभूमि की स्थल है खरनाल। 28 का सही आंसर होगा खरनाल है वो, 28 का सही आंसर होगा। और बकरियों का गांव है वो वरुण गांव को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, नागौर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? नागौर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? आपको सभी को पता है वो कि प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। और कल ही हमने बात की थी कि शेखावटी का सिंह द्वार है वो डीडवाना को कहते हैं, और जो मरुस्थल का जो यह सिंह द्वार है वो शेखावटी को कहते हैं। ये सिंह द्वार क्यों कहते हैं डीडवाना को शेखावटी का? ये और डीडवाना नागौर का एक शहर है और झील भी है डीडवाना। तो डीडवाना को शेखावटी का सिंह द्वार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मारवाड़ का एकदम लास्ट का शहर है और इसके बाद में यहाँ पर जो शेखावटी क्षेत्र है वो आरंभ हो जाता है, इसलिए उसको शेखावटी का सिंह द्वार कहते हैं डीडवाना को। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर है अहि छतरपुर। अहि छतरपुर है वो प्राचीन काल में नागौर का अहि छतरपुर के नाम से जाने जाते थे। प्रश्न नंबर 30 है, दद्दी माता का मेला नागौर के किस स्थान पर लगता है? दद्दी माता का मेला है वो नागौर के किस स्थान पर लगता है? जल्दी से बताइए।
दधी माता का मेला नागौर के किस स्थान पर लगता है? प्रश्न नंबर 30 है। जो 30 का सही आंसर है वो है गोठ मंगलोद। देखो ये नागौर के जायल तहसील में है। जायल तहसील में दो गांव है, एक तो गांव है गोठ, एक है गांव मंगलोद। इनकी जो सीमा पर स्थित है, गोठ और मंगलोद की गांवों की सीमा पर यह दधी माता का मंदिर स्थित है। ये दधिच ब्राह्मणों की आराध्य देवी है। ठीक है, तो ये इसको मेला लगता है गौड़ मंगलोद पे। प्रश्न नंबर 31 है। उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय, उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रश्न नंबर 31, उदयपुर प्रजामंडल का आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर जल्दी से बताइए। रिपीटेड प्रश्न है, कल भी हमने पूछा था, कल वाले टेस्ट में भी था। तो इसका श्रेय दिया जाता है माणिक्यलाल वर्मा को। इसका सही आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा। प्रश्न नंबर 32 है। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? यह भी रिपीटेड प्रश्न है। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो जल्दी से बताइए। 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में किया गया था। प्रश्न नंबर 33, डूंगरपुर में सेवा संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? डूंगरपुर में सेवा संघ है, सेवा संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो प्रश्न नंबर 33 का जल्दी से आंसर बताइए। डूंगरपुर में सेवा संघ की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? यदि आप इस वीडियो में पहली बार देख रहे हो या चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। और सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो डूंगरपुर में सेवा संघ की स्थापना किसका श्रेय जाता है? भोगीलाल पांड्या को। सही आंसर होगा भोगीलाल पांड्या। तो प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर है भोगीलाल पांड्या। तो प्रश्न नंबर 34 है। 34 है। डूंगरपुर के गौरीशंकर उपाध्याय द्वारा निकाला गया या निकाले जाने वाला हस्तलिखित समाचार पत्र। देखो पहली बात तो है, समाचार पत्र कैसा हस्तलिखित है, निकाला किसने? गौरीशंकर उपाध्याय ने। कहा कि डूंगरपुर के गौरीशंकर उपाध्याय द्वारा निकाला गया हस्तलिखित समाचार पत्र कौन सा है? प्रश्न नंबर 34 का जल्दी से आंसर दीजिए। गौरीशंकर उपाध्याय द्वारा हस्तलिखित जो समाचार पत्र चलाया जाता है डूंगरपुर से निकाला था, उसका नाम क्या था? कौन सा था वो? जल्दी से बताइए। तो प्रश्न नंबर 34 है, उसका सही आंसर है सेवक। प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर है सेवक है, जो हस्तलिखित समाचार पत्र था। प्रश्न नंबर 35 है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल है, उसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? रिपीटेड प्रश्न है, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 35, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका सही आंसर है भोगीलाल पांड्या। इसका भी सही आंसर है भोगीलाल पांड्या है, जिसने डूंगर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर जो है 36वां है। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? तो इसका जल्दी से आंसर बताइए। मारवाड़ हितकारिणी सभा है, उसका जो पुनर्गठन किया गया था कब किया गया था? तो पहले इसकी जो गठन किया गया था वो कब किया गया था और किसने किया था? और हमने ये लास्ट वाले पेपर में भी बात की थी कि मारवाड़ हितकारिणी सभा पहली जो राजस्थान जो मारवाड़ की जो पहली जो संस्था थी वो थी मरुधर मित्र हितकारिणी सभा थी। उसकी स्थापना 1915 में की गई थी। उसके बाद में जो दूसरी जो 1918 में स्थापित हुई थी ये मारवाड़ हितकारिणी सभा है, वो 1918 में स्थापित हुई थी। और उसकी जो स्थापना की थी वो प्रश्न नंबर 37 है, उसका आंसर है मारवाड़ हितकारिणी की स्थापना। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका जल्दी से आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 36 का कि इसका पुनर्गठन कब किया गया था? और प्रश्न नंबर 37 का भी बता दीजिए साथ में, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? क्योंकि मारवाड़ की जो हितकारिणी सभा है उसकी स्थापना 1918 में की गई थी, लेकिन आपको उसका नाम बताना है कि ये किसने की गई थी। तो इसका पुनर्गठन किया गया था। सही आंसर है इसका 1921। अगर आप लक्ष्य पढ़ोगे तो आपको 1921 मिलेगी, और आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक पढ़ोगे तो आपको इसको 1923 मिलेगा। तो आप 1921 या 1923, जबकि 1923 है वो इसका सही आंसर होगा ज़्यादा, क्योंकि 1923 है जो इसको ज़्यादा सही आंसर होता है, क्योंकि वो 12th की बुक में लिखा जाता है। और यदि किसी प्रश्न विवाद होता है किसी प्रश्न पर तो और हम
उस प्रश्न पर रीट लगाते हैं तो हमें सोर्स देना पड़ता है। तो उस समय हम सोर्स 12th की बुक ही, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बुक या फिर हिंदी ग्रंथकार अकादमी की ऑथेंटिक बुक ही सोर्स के रूप में दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर 1923 माना जाए। 1918 में इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना की थी चांदमल सुराणा ने। 37वें का आंसर है, चांदमल सुराणा ने स्थापना की थी और 1923 में इसका पुनर्गठन भी किया गया था। प्रश्न नंबर, जोधपुर सरकार ने मारवाड़ प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? जोधपुर सरकार ने मारवाड़ प्रेस एक्ट लागू कब किया गया था? हमने जो मारवाड़ हितकारिणी सभा के बारे में पिछले जो हमारे जो टेस्ट सीरीज थी उसमें भी हमने बात किया था बहुत, कि मादा पशुओं की निकासी से संबंधित जो भी आंदोलन इन्होंने किए थे, या मारवाड़ म्यूनिसिपल एक्ट के विरोध जो भी आंदोलन किए थे वो भी मारवाड़ हितकारिणी सभा ने किए थे। और जो तौल आंदोलन चलाया गया था मारवाड़ में, वो मारवाड़ सेवा संघ ने चलाया था। तो इसका जल्दी से आंसर बताइए, मारवाड़ प्रेस एक्ट की स्थापना या फिर कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 38वें का 1922 में वो मारवाड़ प्रेस एक्ट लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 39 है, पोपाबाई की पोल व मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की? पोपाबाई पोल है मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास द्वारा पोपाबाई की पोल है मारवाड़ की अवस्था नामक। प्रश्न नंबर 40 है, जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? प्रश्न नंबर 40 है, जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? प्रश्न नंबर 40 का जल्दी से आंसर दीजिए। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1934 में हुई थी। वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? हमने कल भी बात की थी इसके बारे में। तो इसका सही आंसर है भंवरलाल सराफ। भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में इसकी प्रजामंडल का गठन हुआ था 1934 में। प्रश्न नंबर 41 है, विधानसभा विरोध दिवस कब मनाया गया था? विधानसभा विरोध दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 41 का जल्दी से आंसर दीजिए, विधानसभा विरोध दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया गया था उस वक्त? तो इसका सही आंसर होगा 14 नवंबर 1947 में विधानसभा विरोध दिवस मनाया गया था। प्रश्न नंबर 42 है, बीकानेर बीकानेर प्रजामंडल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बीकानेर प्रजामंडल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रश्न नंबर 42, जल्दी से आंसर बताइए। बीकानेर प्रजामंडल का गठन भी 2 बार हुआ था। एक बार तो पहले तो बीकानेर में हुआ था, उसके बाद में कलकत्ता में वापस हुआ था। तो बीकानेर जो प्रजामंडल का गठन किया था वो किया था, पहले किया था पंडित, किसने किया था? मगराम वैद्य ने। और उसके बाद में इनको जो यहाँ पर मारवाड़ से बीकानेर से निर्वासित कर दिया। इसके बाद में वो कलकत्ता गए और कलकत्ता में उन्होंने वापस 1936 में उन्होंने वापस प्रजामंडल की स्थापना की थी। और उस समय उसके जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे लक्ष्मी देवी आचार्य का। तो इसका 42वां क्वेश्चन है पंडित मगराम वैद्य। प्रश्न नंबर 43 है, आगरा से निकलने वाले सैनिक नामक दैनिक समाचार पत्र के संचालक कौन थे? आगरा से निकलने वाला जो दैनिक समाचार पत्र है उसके संपादक कौन थे? जल्दी से आंसर बताइए। तो आगरा से निकलने वाला सैनिक समाचार पत्र है उसके संचालक थे जीवालाल पालीवाल। जीवालाल पालीवाल इसका सही आंसर है। जीवालाल पालीवाल है वो इसका सही आंसर है 43वें का। प्रश्न नंबर 44 है, भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना है वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो भरतपुर राज्य प्रजामंडल के समय नेता कौन कौन थे? एक तो था कृष्णलाल, एक था गोपीलाल और गोपीलाल यादव, कृष्णलाल यादव। इसके बाद मास्टर आदित्येंद्र नाथ, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिसको राजस्थान नेहरू भी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 44 का जल्दी से आंसर बताइए। भरतपुर राज्य प्रजामंडल, जिसको बाद में 39 में भरतपुर प्रजा परिषद नाम दे दिया गया था, इसकी स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में की गई थी। प्रश्न नंबर 45 है, सरकार समर्थक संस्था जमींदार किसान सभा का गठन किसने किया? सरकार समर्थक संस्था थी
जमींदार किसान सभा, उसका गठन किसने किया था? प्रश्न नंबर 45 है, इसका जल्दी से आंसर बताइए। सरकार समर्थक संस्था जमींदार किसान सभा का गठन किसने किया? तो प्रश्न नंबर 45 है, उसका सही आंसर है फकीर चंद कपूर। फकीर चंद कपूर ने जमींदार किसान सभा का गठन किया था और यह सरकार समर्थक संस्था थी। प्रश्न नंबर 46 है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? अभी पहले बात की थी हमने कि 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ या उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। माणिक्यलाल वर्मा को श्रेय जाता है, लेकिन इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में की थी? तो हमने कल वाले वीडियो में बात की थी कि बलवंत सिंह मेहता के घर पर, बलवंत सिंह मेहता जिसका घर का नाम था साहित्य कुटीर, उसके घर पे की थी। तो उसका अध्यक्ष बनाया था बलवंत सिंह मेहता को ही उसका अध्यक्ष बनाया था, और उपाध्यक्ष बनाया था भूरे खां भैया को। और प्रश्न नंबर 47 है, कुशलगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे और कुशलगढ़ प्रजामंडल जो है वो कब गठन हुआ था? तो प्रश्न नंबर 47 का जल्दी से आंसर दीजिए, कुशलगढ़ प्रजामंडल के बारे में है। तो प्रश्न नंबर जो 47 है उसका सही आंसर है 1942 भंवरलाल निगम। 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल का गठन किया गया था और इसका सही आंसर होगा भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम द्वारा 1942 में इसका गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 48 है, मारवाड़ लोक परिषद का वार्षिक अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? मारवाड़ लोक परिषद का आयोजन कब व कहाँ आयोजन किया गया था? जल्दी से आंसर बताइए। मारवाड़ लोक परिषद का जो वार्षिक अधिवेशन है, वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? जल्दी से आंसर दीजिए इसका। मारवाड़ के दौरान एक कांड हुआ था, वो महत्वपूर्ण कांड था, वो था डाबड़ा कांड हुआ था 13 मार्च 1947 को। बहुत बार पूछा जाता है कि डाबड़ा कांड हुआ था वो किस रियासत से संबंधित था या कब हुआ था? तो वो था 13 मार्च 1947 डाबड़ा कांड। और विधानसभा विरोध दिवस के बारे में भी हमने बात की थी। 14 नवंबर 1947 को विधानसभा विरोध दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर जो 48 है, इसका सही आंसर है 8 फरवरी 1942 से 8 फरवरी 1942 को लाडनू में आयोजित हुआ था। लाडनू कहाँ है? लाडनू नागौर में है। तो इसका 8 फरवरी 1942 को लाडनू में वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे रणछोड़ दास घटानी। रणछोड़ दास घटानी इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 49 है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? जो बांसवाड़ा प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो प्रश्न नंबर 49 है, जल्दी से बताइए। 2 प्रश्न बचे हैं अभी। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो बांसवाड़ा प्रजामंडल इसका सही आंसर है 1943। ऐसे तो 1945 बहुत जगह बता रखा है, लेकिन जो 12th की बुक है उसमें 1943 बता रखा है, जो एकदम सही आंसर होगा। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की थी 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। 1943 और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे इसकी जगह। और प्रश्न नंबर अंतिम है, वागड़ क्षेत्र के किस भील नेता जनजातियों जागृति करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? किस भील नेता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था वागड़ क्षेत्र में? तो प्रश्न नंबर 50वां, जल्दी से आंसर दीजिए और वीडियो को सभी एक लाइक एंड शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप एक बार पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वागड़ क्षेत्र के किस नेता को जनजातियों ने जन जागृति उपलब्ध करने में आंदोलन दिया था? इसका सही आंसर है गोविंद गिरी। गोविंद गिरी है वो इसका सही आंसर है।